गाइज, आई होप यू आर डूइंग वेल। पिकिया टेक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम गेट 2021 के बारे में नेटवर्क थ्योरी की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। इस सीरीज़ में अपने डिफरेंट वीडियो के थ्रू फुल सिलेबस कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें से अपना बेसिक टॉपिक अभी चल रहा है। आपने अगर अभी तक मेरे वीडियो को शेयर नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते रहिए, जिससे क्या होगा कि आप मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। इसके अलावा आप वीडियो को, अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगे तो आपको लाइक कर देना है ज़रूर, और नहीं अच्छा लगे तो इसको डिसलाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए जो रियल में जेई, एई या गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इससे इन सब लोगों को बेनिफिट मिले और मुझे भी अच्छा लगे कि मेरा कोर्स अच्छे से लोग पढ़ रहे हैं। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, और वहाँ कोई भी किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आपको उस टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दीजिएगा, वहाँ से अपने सॉल्व कर लेंगे उसको। अगर फिर भी अगर बहुत सारे लोगों का कॉमन डाउट आता है तो अपने उससे रिलेटेड वीडियो में भी कवर कर लेंगे। उससे क्या होगा कि सब लोगों को एक साथ क्लियर हो जाएगा। तो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम और मेहनत लगती है। तो आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, अदरवाइज़ मैं वीडियो को कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा आगे ज़्यादा टाइम तक। जैसे अपनी कमिटमेंट नेटवर्क थ्योरी तक है तो नेटवर्क थ्योरी तो अपने कवर करेंगे, लेकिन उसके बाद में अपने फिर आगे जिसके अकॉर्डिंग व्यू आएंगे उसी के अकॉर्डिंग या फिर कोई और रास्ता निकालेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं लेकिन आज का लेक्चर तो। बट बिफोर वी बिगिन, मेरा नाम है प्रदीप कुमार और मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ा है। Vx की वैल्यू जो है 10 वोल्ट, I1 की वैल्यू 2 एम्पियर, V2 की वैल्यू जो है 3 वोल्ट और P3 की वैल्यू कितनी दी गई है 4 वोल्ट। ठीक है, V2 यहाँ पे है और P3 इसकी वैल्यू है। ठीक है, इतनी बात आपको स्पष्ट रखने के लिए। तो अपने को एक की वोल्टेज दी है, एक की पावर दी है, एक की करंट दी है, तीनों रेजिस्टेंस के लिए अलग अलग वैल्यू दी है, Vs की वैल्यू दीजिए। अब अपने को फाइंड आउट करना है कि I डैश, V2 डैश, P3 डैश व्हेन Vs डैश इक्वल टू 30 वोल्ट। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, सबसे पहले आप इसमें आइडेंटिफाई करेंगे कि सिंगल वोल्टेज सोर्स है या एक से ज्यादा वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, मोर देन वन वोल्टेज सोर्स है। देखिए आपको सिंगल ही दिख रहा है, तो सिंगल सोर्स दिख रहा है तो आपको सिंगल में कंपैरिजन करना है कि अगर यहाँ Vs की वैल्यू 10 वोल्ट है तो यहाँ Vs की वैल्यू 13 वोल्ट है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये मल्टीप्लाई बाई 3 Vs हो गया कि नहीं हो गया बताइए। मल्टीप्लाई बाई 3 Vs हो गया। तो अकॉर्डिंग टू होमोजेनिटी थ्योरी क्या बोलती है कि अगर आपका सोर्स वो भी आपका 3 से मल्टीप्लाई हो गया, इसका मतलब इससे कॉज जो है वो भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे 3 से, जो होमोजेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब इसको अपने लिख लेते हैं। किस तरीके से लिखते हैं, यहाँ पे सीक्वेंस से लिखते हैं। सबसे पहले अपने को Vs की वैल्यू देख लेते हैं। Vs की वैल्यू जो है 10 वोल्ट है और Vs डैश की वैल्यू जो है 30 वोल्ट है। इसको लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 10 और इसको लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई Vs। ठीक है, इसका मतलब यहाँ 3 से मल्टीप्लाई हुआ, इसका मतलब कौन कौन इसको होमोजेनिटी को फॉलो करता है, करंट और वोल्टेज। तो करंट और वोल्टेज को फॉलो करवाएंगे। I1 की वैल्यू जो है वो 2 एम्पियर है, तो I1 डैश की वैल्यू जो अपने को फाइंड आउट करनी है तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाएगा। इसको ऐसे लिखिए 3 मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, कितनी होगी 6 एम्पियर। इस तरीके से लिख सकते हैं। इसी तरीके से I2 डैश की वैल्यू अपने को दी गई नहीं है, V2 की वैल्यू दी गई, तो V2 जो है वो कितने दिया गया है 3 वोल्ट। कोई बात नहीं, V2 डैश जो वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है वो 3 मल्टीप्लाई बाई 3 हो गया, तो कितना हो गया 9 वोल्ट। V2 डैश की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद में थर्ड जो केस आता है वो P3 की वैल्यू दे रखी है। आपको P3 की वैल्यू दी गई है, लेकिन P3 आपको पता है पावर जो है होमोजेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करेगा। तो पावर अगर होमोजेनिटी प्रिंसिपल को नहीं फॉलो करेगा तो अपने को तो वैल्यू तो P3 डैश की निकालनी है। किस तरीके से निकालेंगे, किसी और तरीके से देखते हैं किस तरीके से। P3 वैल्यू जो आपको दी गई होगी वो दी गई होगी V3 कुछ वोल्टेज रहा होगा इसके क्रॉस, मल्टीप्लाई बाई करंट रहा होगा किसके
के अक्रॉस, इस तरीके से दी गई होगी। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, P3 जो रहा होगा, ये P3 की वैल्यू जो अपने को 4 वोल्ट दे रखी है, V3 मल्टीप्लाई बाई R3, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। अब इसको इस तरीके से लिखते हैं। अब नए वाले को देखते हैं। अगर P3 डैश की बात करें तो इसका मतलब ये V3 डैश मल्टीप्लाई बाई I3 डैश लिख सकता हूं इसको, क्योंकि नई वैल्यू आ गई ना। तो इसका मतलब V3 डैश की वैल्यू अगर मैं देखूं तो वोल्टेज जो है कितने से मल्टीप्लाई हो जाता है, देखिए आप 3 से मल्टीप्लाई हो जाता है, क्योंकि यहां से 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो होमोजेनिटी कितने में है, 3 में है, तो 3 से मल्टीप्लाई हो गया वोल्टेज, 3V3 मल्टीप्लाई बाई, अब I3 भी कितने से मल्टीप्लाई होगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा, इसका मतलब 9V3 I3, ये होगी P3 डैश की वैल्यू। अगर P3 डैश की वैल्यू ये है तो देखिए V3 I3 की वैल्यू 4 दे रखी है अपने को मल्टीप्लाई में, तो P3 डैश की वैल्यू भी अपने देख सकते हैं, 9 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना आ गया, 36। तो देखिए P3 डैश की वैल्यू कितनी आ गई, 36 वोल्ट। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट होमोजेनिटी फॉलो नहीं करा सकते, लेकिन इनडायरेक्ट वे में अपने इस तरीके से पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। आप डायरेक्ट होमोजेनिटी फॉलो कराते तो आप किस तरीके से कर देते, फिर आपका पावर जो P3 डैश का आंसर आता, क्या आता, 3 मल्टीप्लाई बाई जो भी पावर अपने को दे रखी है 4, कितना आता, 12 वोल्ट, जो कि आपका बिल्कुल गलत होगा। देखिए आपका कितना का डिफरेंस है, इसको मल्टीप्लाई बाई फिर से 3 करना पड़ेगा, तब जाके आपका राइट आंसर आएगा। तो इस तरीके से आप कंक्लूजन निकाल सकते हो कि किस तरीके से अपने पावर में अपने कभी भी होमोजेनिटी प्रिंसिपल नहीं लगाना है, आपको सिर्फ वोल्टेज और करंट में होमोजेनिटी प्रिंसिपल निकालना है। पावर निकालना है तो आपको इस तरीके से डिफरेंट वे से निकालना पड़ेगा। आई होप आपको पता चल गया होगा। हाँ, इसी तरीके से अपने क्या पास ये कंडीशन आती है कि ये जो वैलिड है वो किसके लिए वैलिड है, आपका लीनियर होना चाहिए, बाई डायरेक्शनल होना चाहिए। देखिए लीनियर और बाई डायरेक्शनल के लिए सुपरपोजिशन थ्योरम लगती है, तो ये दोनों तो कंपलसरी है। प्लस आपका वन टाइम में एक ही सोर्स जो है इंडिपेंडेंट सोर्स, इंडिपेंडेंट सोर्स है जो आपका एक ही एक्टिव होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, इंडिपेंडेंट सोर्स जहां भी आपको दिखाई दे आप उसको एक में एक ही एक्टिव होना चाहिए। जैसे मैंने प्रीवियस एग्जांपल कराया था उसमें कितने सोर्स थे, आपको 2 सोर्स दिखाई दे रहे थे, 2 सोर्स थे। अब 2 सोर्स को जब मैंने सुपरपोजिशन में कन्वर्ट किया था तो सिंगल सोर्स आ गया था, फिर बाद में एक और सुपरपोजिशन में एक और सोर्स को, मतलब दूसरा सोर्स मैंने डीएक्टिवेट करके फिर मैंने सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई की थी, यही तो रूल है। तो इसी तरीके से वहां पे, इसलिए वहां पे होमोजेनिटी फॉलो कर गई थी, क्योंकि वहां पे एक सोर्स मैंने अप्लाई करके नेटवर्क बना दिया, फिर एक सोर्स मैंने एक सोर्स को एक्टिवेट करके फिर मैंने एक नेटवर्क बना दिया, और सुपरपोजिशन थ्योरम इजी वे में अपनी लग गई थी और होमोजेनिटी भी फॉलो हो गई थी। क्यों? क्योंकि मैंने दोनों को बिल्कुल सेम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया था। लेकिन उसके लिए कंडीशन थी आपकी कि इंडिपेंडेंट सोर्स आपका एक ही एक्टिवेट होना चाहिए। अगर सपोज कीजिए कि आप इस तरीके से लगाने की कोशिश करते, देखिए वही नेटवर्क ले लेते हैं, यहाँ पे वही नेटवर्क बना देता हूं मैं, इसको हटाते हैं, इसको भी हटा देता हूं मैं, वही नेटवर्क बनाते हैं अपने फिर से। क्या है उसमें, प्लस माइनस 6 वोल्ट और यहाँ पे है 6 ओम रेजिस्टेंस, यहाँ पे है 8 ओम रेजिस्टेंस, यहाँ पे है 8 ओम रेजिस्टेंस, और यहाँ पे क्या था, शॉर्ट था, और यहाँ पे इस तरीके से, और यहाँ पे 2 एम्पियर का करंट सोर्स, और इस तरीके से, और यहाँ पे 6 ओम रेजिस्टेंस। इस तरीके से नेटवर्क था अपना। और उसको अपने अब इस नेटवर्क में क्या करना था कि मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। उसके बाद में मैंने क्या किया, इन दोनों नेटवर्क के लिए इसको पहले डीएक्टिवेट किया, इसको एक्टिवेट करके बनाया नेटवर्क। फिर मैंने क्या किया, इसको डीएक्टिवेट करके इसको एक्टिवेट करके सुपरपोजिशन थ्योरम लगा के आराम से होमोजेनिटी फॉलो करवा दी। लेकिन अगर मैं चाहूं कि अगर 2 और 2 से मल्टीप्लाई, मैंने कहा कि वहां होना चाहिए, अगर मैं चाहूं कि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किए, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई किए, दोनों सोर्स को एक साथ एक्टिवेट करके, और यहाँ से मैं आई रिस्पॉन्स फाइंड आउट करना चाहूँ, बोलो कि यहाँ से एक साथ ही आई रिस्पॉन्स 2 से 2 मल्टीप्लाई करके, और यहाँ से पहले मैंने क्या किया, इसके लिए और इसके लिए,
इस तरीके से आई रिस्पॉन्स फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, फिर मैंने क्या कहा, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको नहीं किया। अब मैं आई रिस्पॉन्स फाइंड आउट करना चाह रहा हूं, तो तो आई की वैल्यू क्या आएगी, डिफरेंट आएगी। ये मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं फिर से इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तब वैल्यू क्या आएगी, बिल्कुल होमोजेनिटी फॉलो हो जाएगी। इसका मतलब अपने इसको किस तरीके से समझ सकते हैं, देखिए मैं यहां लिख रहा हूं, मैंने आपको ये प्रीवियस वीडियो में बता दिया था, अभी उसका थोड़ा मैंने एक्सटेंड करके पहले ही बता दिया। अपने इसको थोड़ा दूसरे वे में देखते हैं किस तरीके से। देखिए आपके पास इंडिपेंडेंट सोर्स 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तब आप किसी कांस्टेंट से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तब आपका होमोजेनिटी प्रिंसिपल लगेगा। ठीक है, 2 नहीं होने चाहिए, लेकिन 2 अगर हुए तो दोनों का सेम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है, तब होमोजेनिटी प्रिंसिपल लगेगा। ये मैंने बोला आपको। ठीक है, लेकिन यहां जो रूल बताया जा रहा है उसमें मैं आपको बता रहा हूं कि इंडिपेंडेंट एक ही होना चाहिए। क्यों होना चाहिए इंडिपेंडेंट, ऐसा क्यों बोला उन्होंने, क्योंकि 1 इंडिपेंडेंट सोर्स के लिए आपकी जो है होमोजेनिटी हमेशा के लिए वैलिड है। चाहे आप k से मल्टीप्लाई 1 2 3 किसी के लिए भी वैलिड करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर एक से ज्यादा के लिए लगाएंगे तो आपके पास एक कंडीशन एक्स्ट्रा है कि सभी को सेम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना। इसलिए उन्होंने ऐसा बोल दिया कि आप 1 इंडिपेंडेंट सोर्स के लिए लगाइए, ज्यादा इंडिपेंडेंट सोर्स के लिए मत लगाइए। लेकिन लगा सकते हैं आप, देखिए बार बार बता रहा हूं मैं आपको, ये लगा सकते हैं आप, लेकिन इसके लिए कंडीशन आ जाती है एक एक्स्ट्रा। क्या कंडीशन आ जाती है कि आपको हर एक वोल्टेज सोर्स को उसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब आपकी लगेगी ये होमोजेनिटी। ठीक है, तो अगर आपको ये स्टेटमेंट दिया रहे ना नॉर्मल कि होमोजेनिटी प्रिंसिपल बताइए, ये कंडीशन सही है क्या कि 1 इंडिपेंडेंट सोर्स के लिए लगाना चाहिए, तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। देखिए स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं मैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन की बात अलग होती है, स्टेटमेंट की बात अलग है। स्टेटमेंट अगर इस तरीके से होगा तो इसका मतलब आपका बिल्कुल करेक्ट है। और ये स्टेटमेंट अपना क्या है, सिर्फ न्यूमेरिकल के लिए अपने ऐसा इसको समझने के लिए बोला है, लेकिन ये कोई वैलिड वैसे स्टेटमेंट नहीं है कि आपका अगर वैसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आए तो ये स्टेटमेंट अपने इस तरीके से अगर आए तो वो अपने सही करना पड़ेगा, बाकी इस तरीके से पूछेगा नहीं वो आपसे। क्यों नहीं पूछेगा, क्योंकि इस तरीके का जो स्टेटमेंट है वो जो एक्चुअल में बुक जब होमोजेनिटी प्रिंसिपल बनाया गया था तो उसमें इस तरीके का स्टेटमेंट नहीं है, आपको नहीं मिलेगा बुक के अंदर भी स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट सिर्फ अपना एनालिसिस के लिए है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अपने को यहाँ 3 कंडीशन दे रखी है। फर्स्ट में I1 I2 की और V की वैल्यू दे रखी है, सेकंड में भी I1 I2 और V की वैल्यू दे रखी है, थर्ड में I1 I2 की वैल्यू दे रखी है, V की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अपने को यहाँ होमोजेनिटी प्रिंसिपल के लिए बोला गया है कि होमोजेनिटी प्रिंसिपल आपका फॉलो होगा, तो इस तरीके से आपको वैल्यू अलग अलग दे रखी है, अलग अलग केस में आपको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो बात करता हूं मैंने जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें आपसे एक डिस्कशन किया था, जब मैंने उसमें बताया था कि आपको होमोजेनिटी प्रिंसिपल है उसमें एक ही सोर्स होना चाहिए, इंडिपेंडेंट सोर्स एक ही होना चाहिए। फिर मैंने कहा था कि ये जो स्टेटमेंट है वो तो वैलिड है अपना, लेकिन अगर ज्यादा सोर्स हैं तब भी आप उसको k से मल्टीप्लाई करके और आप k से होमोजेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो करवा सकते हैं। ये स्टेटमेंट अपना है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, ये अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट है। ठीक है, कि एक ही इंडिपेंडेंट सोर्स होना चाहिए, उसी को k से मल्टीप्लाई करेंगे। और ये अपना क्या था कि अपना न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए अपने क्या बोलते थे कि सभी को आप k से मल्टीप्लाई कीजिए और फिर आपका आउटपुट भी k से मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए वो स्टेटमेंट मैंने इसीलिए बताया था नीचे वाला, क्योंकि उसको अपने यहाँ यूज करेंगे, न्यूमेरिकल में वो चीज यूज होती है, इसीलिए मैंने आपको बता दिए 2 स्टेटमेंट। ठीक है, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ अपने देखते हैं कि पहले देखते हैं कि करंट जो है 8 एम्पियर है, यहाँ -8 एम्पियर है, यहाँ 12 एम्पियर है। देखिए यहाँ पे 2 करंट सोर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? यहाँ पे 2 करंट सोर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। इसी तरीके से वोल्टेज की वैल्यू भी आपका, यहाँ देखिए अपना जो वोल्टेज है 80 वोल्ट है, और यही अपने को यहाँ क्या है फाइंड आउट करना है। अगर ये फाइंड आउट करना है
तो यहाँ अपने इनपुट को देखेंगे, अपने क्या करते हैं उस के कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं, ताकि अपने को के से इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे, यही तो करना चाह रहे हैं। लेकिन 8 से -8 पहुंच गया, -1 का सोर्स से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और 12 से 4 हो गया तो इसका मतलब 3 से मल्टीप्लाई हुआ होगा। यहाँ अपने ये सोचते हैं और v1 की वैल्यू यहाँ 0 आ गई। इसी तरीके से इससे इसमें ये सोचेंगे तो यहाँ तो अपने को पता नहीं लग रहा, कुछ अजीब सा आ रहा है, यहाँ कुछ अलग से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ कुछ अलग से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अपने को बिल्कुल क्लियर पता नहीं चल रहा कि के किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, किसी एक के से मल्टीप्लाई होना चाहिए था ना। तो अपने क्या करते हैं, अभी इस तरीके से करते हैं, इसको सपोज करते हैं, इसको क्लियर नहीं हो पा रहा तो अपने एक वैल्यू ले लेते हैं कि k1 को इससे मल्टीप्लाई किया, k2 को इसको k1 से मल्टीप्लाई किया, इसको k2 से मल्टीप्लाई किया। तो अभी आप इसको देखिए, ऐसे जैसे v वोल्टेज लिखना हो तो देखिए 8 को k1 से मल्टीप्लाई किया प्लस 12 को k2 से मल्टीप्लाई किया, सपोज कीजिए कुछ इस तरीके से किया, तो v की वैल्यू मेरी 80 हाई 8k1 प्लस 12k2, ठीक है। अभी इस तरीके से इसको भी लिखना चाहूं तो क्या होगा, v की वैल्यू मेरी 0 आ रही है और -8k1 प्लस 4k2, ठीक है। अब यहाँ से k1 k2 की वैल्यू को फाइंड आउट करके यहाँ पे v वोल्टेज अपने को फाइंड आउट करना है। तो सिंपल बात है तो अपने सोल्व कर लेते हैं। यहाँ से 8k1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, 4k2 के बराबर आ गई। तो 8k1 की वैल्यू यहाँ 4k2 रख दूंगा मैं, प्लस 12k2 रख दूंगा, इक्वल टू 80। कितना आ गया, 16k2 आ गया, इक्वल टू 80। कितनी टाइम जाएगा ये, k2 इक्वल टू 5 टाइम चला जाएगा ना, 5। अगर k2 इक्वल टू 5 है तो k1 इक्वल टू क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई बाई k2 इक्वल टू 5 है, डिवाइड बाई 8, 4 2 जा 8, और k1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2.5, ठीक है। k1 k2 की वैल्यू आ गई। तो अब यहाँ से क्या लिखो, v की वैल्यू अगर मेरे को यहाँ से लिखी होगी तो 10k1 प्लस 10k2 इस तरीके से लिख सकता हूँ मैं। तो 10k1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2.5 प्लस 10k2 की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो इसका मतलब आंसर कितना आ गया, ये 25 आ गया, ये 50 आ गया। तो v की वैल्यू आ गई 75। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। देखिए अपन ने यहाँ पे क्या किया, आपको दोबारा से एक बार बता देता हूँ किस तरीके से किया है। अपने को v की वैल्यू लिखनी थी, v की वैल्यू मेरे को नहीं पता किस तरीके से आई, v इक्वल टू आई आर कुछ रहता है, तो k1 k2 मैंने मान लिया, इस तरीके से किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके ये v अपना इंप्लीमेंटेशन हो रहा होगा, ठीक है। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे भी कुछ कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा होगा और ये v वोल्टेज बन रहा होगा। इसी तरीके से v वोल्टेज को मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ k1 k2। अब अपने क्या करते हैं, k1 k2 के दोनों से वैल्यू को फाइंड आउट कर देते हैं, क्योंकि दोनों ही होमोजेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए सब जगह k1 k2 की वैल्यू सेम ही रहेगी। क्यों, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये जो इक्वेशन है तीनों के तीनों केस ये होमोजेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल के बता दिया था, लिखा नहीं था कि होमोजेनिटी प्रिंसिपल को तीनों केस फॉलो कर रहे हैं। और अगर होमोजेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं तब k1 की जो k2 की वैल्यू होगी वो सबके लिए क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से ये बात समझ में आ गई होगी किस तरीके से इस तरह के क्वेश्चन को हैंडल करना होता है। जब भी आपको इस तरीके के केस दिए रहेंगे तो आप k1 k2 कुछ भी मान लीजिएगा और उसकी वैल्यू सॉल्व कर। गाइस, आई होप यू आर एंजॉयड दिस वीडियो। आपको किसी भी तरह की कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही आप ये बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप किस तरह से और आगे अच्छे वीडियो पाना चाहते हैं इसी तरीके से। और इसके साथ ही अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। ये शेयर ज़रूर कीजिएगा, उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो रियल में जेई एई या गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन लोगों के साथ शेयर कीजिए। क्योंकि इससे क्या होगा कि जो रियल में पढ़ने वाले लोग हैं उनके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर होगी तो ये बेनिफिशियल होगा उनके लिए भी। और मेरे को भी अच्छा लगेगा कि जो लोग पढ़ने वाले हैं वो लोग वीडियो के व्यू बढ़ा रहे हैं, वो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उससे अच्छा नहीं हो सकता कुछ भी। थैंक यू।